हेलो स्टूडेंट, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे थे इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में, ठीक है। तो इससे पहले हम लोगों ने जो आपका सिलेबस का ओवरव्यू था वो देखा था, और 1 बाय 1 करके हम लोग सारे चीज़ को डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक्स हम लोग जानते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये जो अपना जो सब्जेक्ट है वो है आपका इलेक्ट्रिकल मशीन, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर हम लोग ने देखा था कि इसको हम लोग स्पेशली दो टाइप में हम लोग डिवाइड करें, कि बोलते हैं हम लोग डीसी मशीन और दूसरे को हम लोग बोलते हैं एसी मशीन, ठीक है। तो अभी जो हम लोग स्टडी करेंगे वो हम लोग एसी मशीन्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसके हम लोग अगर बात करें तो इसके दो पार्ट हैं, एक को हम लोग बोलते हैं डीसी मशीन, ठीक है, और जो दूसरा इसका पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं एसी मशीन, ओके। डीसी मशीन के अंदर भी हम लोग स्पेशली जो हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है, हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें, देखिएगा आराम से, ठीक है। इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं मोटर एंड जनरेटर के बारे में, ओके। और एसी मशीन्स के अंदर भी हम लोग डिस्कस करते हैं मोटर एंड जनरेटर के बारे में। मोटर जनरेटर, और इसमें एक चीज़ हम लोग और ऐड कर देते हैं, वो एसी मशीन का ही पार्ट है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखें, बिल्कुल सिंपल सा है कि जो डीसी मशीन को हम लोगों ने डिवाइड किया मोटर एंड जनरेटर में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मोटर जनरेटर क्या है। ये सबको पता है, फिर भी हम लोग थोड़ा सा एक डिटेल पढ़ते हैं इसके बारे में कि मोटर जनरेटर है क्या। देखिए, तो मोटर का डिफिनेशन क्या होता है, ठीक है, कि ये क्या है कि एक तरीके का मतलब कन्वर्जन डिवाइस है, ठीक है, जिसमें क्या एनर्जी का कन्वर्जन होता है। और किसी भी मोटर के अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो मोटर का डिफिनेशन क्या हो गया कि मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करेगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में क्या करेगा, चेंज करेगा। सिंपल सा एक डिफिनेशन है, ठीक है। मतलब मोटर के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो इनपुट देते हैं वो अपना इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, और जो हमारा आउटपुट है वो क्या है, आपका मैकेनिकल एनर्जी मिलता है। सेम अगर हम लोग इसमें देख लेते हैं, ठीक है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये चेंज करता है, किस में चेंज करता है, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। ये सिंपल सा डिफिनेशन हो गया। और अगर हम लोग जनरेटर की बात करें तो जस्ट इसका अपोजिट, जनरेटर क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगा। सिंपल सा डिफिनेशन हो गया कि जनरेटर एक ऐसा एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को चेंज करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। मतलब दोनों एक दूसरे का क्या है, वाइस वर्सा है। इसमें मैकेनिकल एनर्जी आपका चेंज होता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा देखिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। मोटर के अंदर जो इनपुट था वो जनरेटर का आउटपुट है, ओके, और जो मोटर के अंदर जो आउटपुट है वो जनरेटर का क्या है, इनपुट है, क्लियर। तो ये सिंपल सा एक डिफिनेशन हो गया मोटर एंड जनरेटर। आगे इसके बारे में हम लोग और डिस्कस करेंगे। तो डीसी मशीन की अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग डीसी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका ओवरऑल जो फंक्शन होता है वो कहीं ना कहीं डीसी से रिलेटेड होता है। मतलब डीसी का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट करंट, ओके। तो हम लोग देखें यहाँ पे, तो डीसी के अंदर क्या होता है कि सिंपल सा कांस्टेंट वोल्टेज होता है, ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी वो कितनी होती है, ज़ीरो होती है, क्लियर। अगर हम लोग एसी की मशीन की बात करें तो इसके अंदर वोल्टेज भी होता है और क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। बट डीसी के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, हम लोग उसको ज़ीरो मान के चलते हैं, क्लियर। तो ये सिंपल सा आपका डिफरेंस है। तो सिंपल से यहाँ पर हम लोग ने देख लिया कि मोटर जनरेटर क्या होता है। आगे हम लोग और डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि इसको अलग अलग कैटेगरी में कैसे इसको कैटेगराइज किया गया है, और इसके बाद हम लोग ब्रीफ में डिस्कस करेंगे एसी मशीन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो आपका मतलब बेसिक प्रिंसिपल क्या है, ठीक है।
जो आपका जनरेटर है, इलेक्ट्रिकल जनरेटर है, डीसी जनरेटर है, उसका जो आपका है वो प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रिकल जो मशीन है, ठीक है, वो उसका सिद्धांत जो होता है वो किसने दिया था, माइकल फैराडे ने दिया था, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक आपके माइकल फैराडे थे, ठीक है। माइकल फैराडे एक साइंटिस्ट थे और इनको बोला गया है फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। मतलब इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किया था, फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने दो सिद्धांत दिया था, ठीक है। और उसी सिद्धांत पे क्या होता है कि आपका जो जनरेटर है, ठीक है, वो वर्क करता है, जो आपका डीसी मशीन का जो प्रिंसिपल है इसी माइकल फैराडे के रूल पे वर्क करता है, क्लियर। तो हमको लगता है कि शायद माइकल फैराडे का दोनों रूल सबको पता होगा। पहला रूल मैं बता देता हूँ, रूल नंबर फर्स्ट। फैराडे का पहला नियम क्या बोलता है कि फैराडे का पहला नियम वो था कि जब कोई कंडक्टर मूव करता है तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगा, ओके। तो उससे क्या होगा कि एक डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। फैराडे का पहला नियम, जब कोई कंडक्टर मूव करता है तो वो क्या करेगा कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको क्या करता है, वो कट करेगा, तो वहाँ पे एक डायनेमिक ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है। ये फैराडे का पहला नियम था, ठीक है। व्हेनेवर ए कंडक्टर कट ए मैग्नेटिक फ्लक्स, मैं लिख देता हूँ, whenever a conductor cut a magnetic flux, a dynamic EMF is induced in that conductor, ठीक है। ये फैराडे का पहला नियम था कि जब कोई कंडक्टर क्या करता है कि रोटेट करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता है, ठीक है। तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि एक डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, क्लियर। अब जो इसका सेकंड जो लॉ था वो देखिए, वो क्या क्या बोलता है। इनका जो सेकंड लॉ था वो देखिए, ये बोलता है कि the magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of फ्लक्स लिंकेज, ठीक है। देखिए फैराडे का दूसरा नियम क्या था कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, जो, ठीक है, जो ईएमएफ इंड्यूस हो गया उसका मैग्नीट्यूड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख लिए कि माइकल फैराडे जो थे वो फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थे। इन्होंने दो नियम दिया था। फैराडे का पहला नियम ये था कि व्हेनेवर ए कंडक्टर कट मैग्नेटिक फ्लक्स ए डायनेमिक EMF इज इंड्यूस्ड इन दैट कंडक्टर, ठीक है। और दूसरा नियम क्या था कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द फ्लक्स लिंकेज, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा टर्म और आता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्स, बार बार ये यूज होता है, ठीक है। फ्लक्स, अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट डू मीन बाय फ्लक्स, जस्ट फॉर योर नॉलेज हमको पता होना चाहिए कि फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। एक छोटा सा डिफिनेशन है, वो डिफिनेशन मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट डू मीन बाय फ्लक्स। तो इसका डिफिनेशन है, छोटा सा है, देखिए, द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द अमाउंट ऑफ magnetic field around the
magnet, the amount of magnetic field around the magnet is called flux। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखिएगा जो फ्लक्स है, ठीक है, जो फ्लक्स है उसको हम लोग डिनोट करते हैं फाई से, क्लियर, और जो इसकी यूनिट होती है उसकी यूनिट होती है वेबर। ठीक है, तो आपको एक नया चीज़ निकल के आ गया कि व्हाट डू मीन बाय फ्लक्स। तो फ्लक्स का यहाँ पर डिफिनेशन होगा द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट इज कॉल्ड फ्लक्स, और जो फ्लक्स की यूनिट होती है वो क्या होती है, वेबर। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं एक दो छोटा छोटा जो टर्म्स और है जो आपके काफ़ी यूज़ में आने वाला है आपके नॉलेज के लिए कि वो क्या होता है। क्लियर, एक बार आप देख लें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें इसका आप। इसके बाद एक टर्म आता है आपका जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज। ठीक है, फ्लक्स लिंकेज, देखिए यहाँ पे एक टर्म है आपका जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज, फ्लक्स का लिंकेज। ठीक है, जस्ट फॉर आपके नॉलेज के लिए अपने को पता होना चाहिए कि मशीन के अंदर फ्लक्स लिंकेज क्या है। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल छोटा सा डिफिनेशन है, द एक्सटेंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ कंडक्टर विथ फ्लक्स, या कंडक्टर का फ्लक्स के साथ या फ्लक्स का कंडक्टर के साथ जो आपस में इंटरेक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज। क्लियर, मतलब आप समझिए इसको कि जो आपका फ्लक्स का कंडक्टर के साथ या कंडक्टर का फ्लक्स के साथ आपस में जो इंटरेक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज। ठीक है, मतलब अगर हम लोग बोल दें कि द एक्सटेंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ फ्लक्स विथ कंडक्टर और कंडक्टर विथ फ्लक्स इज कॉल्ड फ्लक्स लिंकेज। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा डिफिनेशन हो जाएगा, देखिए द एक्सटेंट ऑफ interaction conductor with flux or flux with conductor is called flux linkage। Clear, the extent of interaction of conductor with flux or flux with conductor is called as flux linkage। Clear, तो आगे हम लोग देखते हैं कि जो फ्लक्स लिंकेज है स्पेशली इसको हम लोग 3 कैटेगरी में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड किए हैं। जो फ्लक्स लिंकेज है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका क्या होगा कि कंडक्टर का फ्लक्स के साथ या फ्लक्स का कंडक्टर के साथ आपस में जो इंटरेक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज। ठीक है, तो ये कितने तरीके का होता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्लक्स लिंकेज। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्लक्स लिंकेज। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोग देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्लक्स लिंकेज। ओके, पहला देखते हैं इसमें। अगर हम लोग इसमें पहले की बात करते हैं, बहुत बिल्कुल समझने वाली बात है और आगे जाके जस्ट लाइक कि आपको अभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे, ठीक है, तो नॉलेज भी उसे बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, पहला में क्या होता है, पहले में ठीक है, एक तो हो गया आपका कंडक्टर और दूसरा हो गया आपका फ्लक्स। ठीक है, एक तो आपका मतलब फ्लक्स लिंकेज ही होता है ना, कंडक्टर का फ्लक्स में या फ्लक्स या कंडक्टर का आपस में जो इंटरेक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज। ठीक है, तो पहले केस में क्या होता है कि जो कंडक्टर होता है वो रोटेटिंग होता है। ठीक है, और जो फ्लक्स होता है वो स्टेशनरी होता है। ठीक है, मतलब कंडक्टर भी है फ्लक्स भी है, लेकिन पहले केस में क्या होता है जो कंडक्टर तो रोटेट करता है लेकिन जो फ्लक्स है वो बिल्कुल स्टैटिक रहता है। ठीक है, अगर हम दूसरे केस की बात करें, ठीक है, तो सेम वही चीज़ दूसरे केस में भी एक तरफ आपका आ गया कंडक्टर
और दूसरे साइड आपका आ गया फ्लक्स। ठीक है, तो दूसरा केस ये हो गया कि जो आपका कंडक्टर है वो आपका हो गया स्टेशनरी। ठीक है, और जो आपका फ्लक्स हो गया वो हो गया आपका रोटेटिंग। ठीक है, देखिए आप कि जो दूसरा केस है उसमें क्या होगा कि जो आपका जो कंडक्टर है वो स्टेशनरी हो गया, जो आपका फ्लक्स है वो आपका क्या हो गया, रोटेटिंग। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लीजिए। इसका एग्जांपल में हम लोग लेते हैं एसी जनरेटर या सिंक्रोनस जनरेटर, सिंक्रोनस मशीन। ठीक है, एसी जनरेटर या सिंक्रोनस मशीन। क्लियर। तीसरा जो है उसमें हम लोग देख लेते हैं। तीसरा हम लोग देखते हैं, तीसरा में क्या आ गया, कंडक्टर भी है और भैया इधर फ्लक्स भी है, कंडक्टर भी है और इधर आपका फ्लक्स भी है। क्लियर। तो देखिए इस केस में क्या होगा, जो कंडक्टर है वो भी स्टेशनरी होगा, जो फ्लक्स है वो भी आपका क्या होगा, स्टेशनरी होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने आपको आपका फ्लक्स लिंकेज का डिफिनेशन बताया कि कंडक्टर का फ्लक्स के साथ या फ्लक्स का कंडक्टर के साथ आपस में जो इंटरेक्शन है उसको हम बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्लक्स लिंकेज। पहला केस क्या था कि कंडक्टर एंड फ्लक्स। पहले केस में कंडक्टर जो है रोटेट करता है और जो फ्लक्स रहता है वो बिल्कुल स्टैटिक रहता है। क्लियर। दूसरे केस की अगर हम लोग बात करें तो देखिए आपको दूसरे केस में क्या होता है, जो कंडक्टर होता है स्टैटिक रहता है, लेकिन जो फ्लक्स है वो क्या रहता है, वो रोटेट करता है। ठीक है, वो किस केस में होता है, वो होता है आपका इन द केस ऑफ एसी मशीन्स, जैसे एसी जनरेटर हो गया या सिंक्रोनस जनरेटर हो गया। ठीक है, और जो पहला वाला पार्ट है जिसमें कंडक्टर और डीसी मशीन के अंदर क्या है, जो आपका फ्लक्स है वो फ्लक्स स्टैटिक रहता है और कंडक्टर क्या करता है, मूव करता है। कंडक्टर मूव करता है और क्या करेगा, वो मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करेगा, कट करता है, जिससे वहाँ पे क्या होता है कि इंड्यूस जो आपका ईएमएफ है वो आपका इंड्यूस होता है। ठीक है, तो पहला जो एग्जांपल है वो हम लोग बात ले सकते हैं कि यहाँ पे डीसी जनरेटर के लिए, डीसी जनरेटर के अंदर क्या होता है, जो कंडक्टर है वो रोटेटिंग होता है और जो फ्लक्स है बिल्कुल स्टैटिक होता है। क्लियर। सेकंड केस में क्या होगा कि जो कंडक्टर है वो स्टैटिक रहता है, लेकिन जो फ्लक्स है वो क्या करेगा, रोटेट करेगा, रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। ठीक है, आगे स्टडी करेंगे हम लोग। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देखें तो इसमें हम लोग देखते हैं कि उसका एग्जाम्पल आएगा एसी जनरेटर या सिंक्रोनस जनरेटर। जो तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है उसमें देखिए कंडक्टर भी है और फ्लक्स भी है और दोनों के दोनों क्या है, स्टेशनरी है, स्थिर है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, आप दिमाग लगाइए तो उसका एक सिंपल सा एग्जांपल हो सकता है कि इन दोनों में देखिए, इन दोनों में एक कॉमन सा चीज़ है कि कोई ना कोई ऐसा चीज़ है जो कि रोटेट, मतलब इन दोनों के अंदर क्या है, दोनों केस में कोई मूविंग पार्ट है। एक बार आपका कंडक्टर मूव कर रहा है और दूसरे केस में क्या हो रहा है, आपका फ्लक्स मूव कर रहा है। ठीक है, लेकिन इस तीसरे केस में क्या है कि कंडक्टर भी स्टैटिक है और आपका जो फ्लक्स है वो भी स्टैटिक है। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है। ठीक है, और हमेशा आपको याद रखिएगा अगर आपका एग्जाम में अगर पूछता है कि वो कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसमें कंडक्टर भी स्टैटिक रहता है और फ्लक्स भी स्टैटिक रहता है, ठीक है, तो उसका आपका सिंपल सा जो एग्जांपल है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफार्मर। ठीक है, क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर के अंदर जब कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता, कंडक्टर भी स्टेशनरी और आपका फ्लक्स भी स्टेशनरी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग इसको ध्यान में रखें और इस तरीके से आप अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, जस्ट लाइक फॉर योर नॉलेज, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। जो डीसी मशीन्स के अंदर हम लोग बात करेंगे, हम लोग डीसी जनरेटर की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग डीसी जनरेटर की बात करें, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि दो पार्ट में डिवाइड करते हैं कि हम लोग बोलते हैं सेपरेटली एक्साइटेड और दूसरे को बोलते हैं हम लोग सेल्फ एक्साइटेड। ठीक है, सेपरेटली एक्साइटेड एंड सेल्फ एक्साइटेड, ये आपके जो डीसी जनरेटर है, जो इसका दो इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन इसको फिर से अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे, देखिए हम लोग इसको अलग अलग
कैटेगराइज करते हैं, किस तरीके से हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग सिंपल सा देखते हैं, सेपरेटली में हम लोग देखते हैं। इसमें आएगा आपका, ठीक है, सीरीज, शंट, सीरीज एंड कंपाउंड। शंट, सीरीज एंड कंपाउंड, ओके। कंपाउंड के अंदर देखें हम लोग, तो कंपाउंड को फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्लियर, देखिए यहाँ पे एक को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग शंट, ठीक है, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट शंट। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे देखिए जो आपका लॉन्ग शंट है एंड शॉर्ट शंट है, इसको फिर से हम लोग कैटेगराइज करते हैं अलग अलग पार्ट में। एक हम लोग बोलते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड एंड डिफरेंशियल कंपाउंड, ठीक है। उसी तरीके से शॉर्ट शंट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसको भी दो पार्ट में बांटा गया है, कम्युलेटिव एंड डिफरेंशियल। ठीक है, कि कम्युलेटिव कंपाउंड एंड डिफरेंशियल कंपाउंड, ओके। अगर हम लोग कम्युलेटिव की बात कर रहे हैं तो कम्युलेटिव को फिर से हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसको फिर से हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले को हम लोग बोलते हैं ओवर कंपाउंड, दूसरे को बोलते हैं फ्लैट लेवल कंपाउंड, ठीक है, और तीसरे को हम लोग बोलते हैं अंडर कंपाउंड। ठीक है, उसी तरीके से वहां पे भी हम लोग इसको ये करते हैं। आपका हो गया ओवर कंपाउंड, फ्लैट लेवल कंपाउंड, ठीक है, और ये होगा आपका अंडर कंपाउंड। तो आप देख लें यहाँ पे इसका ये आपका टाइप हो गया सेपरेटली एक्साइटेड एंड सेल्फ एक्साइटेड, ठीक है। सेल्फ एक्साइटेड को हम बांटते हैं शंट, सीरीज एंड कंपाउंड। कंपाउंड को दो पार्ट में, लॉन्ग शंट एंड शॉर्ट शंट, ठीक है। देन फिर से लॉन्ग शंट को हम लोग कम्युलेटिव कंपाउंड एंड डिफरेंशियल कंपाउंड, शॉर्ट शंट को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कम्युलेटिव कंपाउंड एंड डिफरेंशियल कंपाउंड। क्लियर। देन हम लोग कम्युलेटिव को भी हम लोग तीन पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं ओवर कंपाउंड, दूसरे को बोलते हैं फ्लैट लेवल कंपाउंड, और तीसरे को बोलते हैं हम लोग अंडर कंपाउंड। उसी तरीके से शॉर्ट शंट के अंदर भी कम्युलेटिव को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं ओवर कंपाउंड, दूसरा फ्लैट लेवल कंपाउंड, और तीसरा है अंडर कंपाउंड, ठीक है। तो ये तो आपका सिंपल सा क्या था कि डीसी जनरेटर का क्या है, ये टाइप्स था। ऑलरेडी इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये मैं तो आपको बिल्कुल बेसिक्स बता रहा हूँ, ठीक है। इसी बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, आगे जो है एसी मशीन्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका सिंपल सा ओवरव्यू, क्लियर। और आगे नेक्स्ट क्लास में अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे, वहाँ से हम लोग एसी मशीन्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एसी मशीन्स को हम लोग डिवाइड किया गया। थैंक यू।